हेलो गाइस, आरपीएससी प्रोग्रामर के डीबीएमएस के रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। 6 पार्टों को अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज बात करेंगे अपन 7वां पार्ट आ जाता है गाइस। क्लासेज के अंदर से थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ जाता है क्योंकि मेरे को थोड़ा पीएचडी से मेरा रिलेटेड काम रहता है, तो उस काम में मैं बिजी हो जाता हूँ। जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं आपके पास में वीडियो बनाकर डाल देता हूँ गाइस। ठीक है, बात करेंगे अपन आज नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन का जब जिक्र होता है तो आपके एग्ज़ाम में एक सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा गाइस। क्यों करते हैं नॉर्मलाइजेशन का यूज़, तो उसके बारे में बात करें तो ये क्या करेगी, रिडंडेंसी रिड्यूस और रिमूव करने के लिए आप नॉर्मलाइजेशन का यूज़ कर सकते हो। नॉर्मलाइजेशन है वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर से जो रिडंडेंसी को रिमूव और रिड्यूस किया जा सकता है, याद रखना। ठीक है, दूसरा बात करें तो डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस के अंदर से दो टाइप से अपन रिडंडेंट आ सकती है। कौन कौन से हैं? एक आ जाती है रिडंडेंसी के लिए एफडी, बोले तो फंक्शनल डिपेंडेंसी के कारण आती है। दूसरा नाम आता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के कारण आती है। मतलब इन दोनों के कारण क्या जाती है, आपके डेटाबेस में रिडंडेंसी आ जाती है। तो इस रिडंडेंसी को हटाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करें तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर से कुछ सेट ऑफ रूल होते हैं, उनको काम में लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि डिकम्पोज करना आसान हो जाता है। और जो रूल होते हैं, जो सेट ऑफ रूल होते हैं, उन रूल्स को अपन क्या कह सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे कि नॉर्मल फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार से काम करती हैं वो सारी चीज़ें। अब बात करें तो रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए दो मेथड का यूज़ किया जा सकता है। कितने मेथड का यूज़ कर सकते हो गाइस? दो मेथड का यूज़ कर सकते हो। पहला नाम आ जाता है लॉसलेस डिकम्पोजिशन आ जाता है। दूसरा बात करें तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग आ जाता है। ये दोनों मेथड का आप यूज़ करके नॉर्मलाइजेशन के अंदर से जो रिडंडेंसी आती है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, मतलब कि कम कर सकते हो, फिर हटा सकते हो। ठीक है, अब बात करें नॉर्मलाइजेशन हमें क्या बताता है। नॉर्मलाइजेशन हमें वह लोकेशन बताता है जिसके अंदर से क्या होता है कि जब टेबल को डिकम्पोज किया जाता है तो रिलेशन के एट्रीब्यूट को सी टेबल में जाएंगे, इसके बारे में बताता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब चर्चा करते हैं अपन नॉर्मल फॉर्म के बाद। नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन आप समझ ही चुके हो कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। दोबारा से बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर से कुछ सेट ऑफ रूल्स को काम में लिया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, उनको डिकम्पोज करना आसान हो जाता है। वो रूल्स को अपन क्या कह सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है। नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात करें, देखो 1NF हो जाता है, 2NF, 3NF, BCNF आ जाता है, 4CNF आ जाता है। इस प्रकार से देखे जाते हैं गाइज। जैसे 4NF के बारे में बात करें तो 4NF का फुल फॉर्म आ जाती है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। जैसे अपन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के आगे आएंगे तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की डिपेंडेंसी के कारण क्या हो जाता है, रिडंडेंसी को ओनली चेक किया जा सकता है और कुछ भी नहीं किया जाएगा। अब बात करें तो मेन रूप से अगर जो रिडंडेंसी होती है उसको यहाँ तक आप रिमूव कर सकते हो। कहाँ तक रिमूव कर सकते हो? BCNF तक रिमूव कर सकते हो। FD के कारण रिडंडेंसी आती है, मतलब कि फंक्शनल डिपेंडेंसी के कारण रिडंडेंसी आ जाती है। और बात करें तो क्या हो जाता है कि जो BCNF होता है ना, BCNF में रिलेशन होने पर FD के कारण रिडंडेंसी होती है, उसको 0% तक हो सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, वो रिडंडेंसी को आप 0% तक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि रिडंडेंसी का जो क्रम पूछे तो आपको याद रखना 1NF से स्टार्ट होता है। 1NF में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, बोले तो मोर मिलेगा। और जो BCNF है, कौन सा जाता है, BCNF है ना, यहाँ पर आपको 0% रिडंडेंसी देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर 2NF आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 3NF आ जाता है, और यहाँ पर BCNF आ जाता है। और आगे आपको देखने को मिलेगी कम ही देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर 0% फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको देखने को मिलती है। और FD होती है, वो FD का अगर जो क्रम बात करें तो किस प्रकार से घटती है, यहाँ से तो मैक्सिमम होगी और इधर चलेंगे तो अपन ये घटती जाएगी FD बोले तो फंक्शनल डिपेंडेंसी उसको कहा जाता है। ठीक है, अब इन सारी फॉर्मों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं 1NF के बारे में। 1NF बोले तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि रिलेशन के एट्रीब्यूट का डोमेन एटॉमिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डोमेन होता है वो एटॉमिक होना चाहिए। और डोमेन क्या होता है? डोमेन के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ परमिटिव जो वैल्यू होती है उसको डोमेन कहा जाता है। वो क्या हो जाना चाहिए? एटॉमिक होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, बात करें सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर से आपको 1NF तो यूज़ में लेनी ही लेनी है। साथ में क्या होगा कि सभी FD बोले तो फंक्शनल डिपेंडेंसी, और जिसके अंदर से क्या होता है, पूरी की पूरी होनी चाहिए, मतलब कि फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। कोई भी FD होता है वो
क्या नहीं होना चाहिए, पार्शली फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब फुल ही मिलना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी दो प्रकार की होती है, एक फुल होती है और एक पार्शियल होती है। तो जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है उसके अंदर से आपको पार्शली एफडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करें अपन, एक आया मैंने लिखा कि पार्शियल एफडी। पार्शियल एफडी क्या होता है, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसके लिए आपको दो कंडीशन को चेक करना पड़ता है। पहली कंडीशन कौन सी होती है, पहली कंडीशन के बारे में बात करें तो एलएचएस एट्रीब्यूट को चेक करते समय वो क्या करते हैं कि कंडीशन जो है कैंडिडेट की होती है वो प्रॉपर सबसेट है या नहीं, ये चीज़ बताई जाती है। दूसरी चीज़ में बात करें अपन आरएचएस के अंदर से, राइट हैंड साइड के अंदर से जो एट्रीब्यूट है उसमें से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या होगा, पार्शली फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगी। आगे बात करते हैं, तीसरा आ जाता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि 2NF होना चाहिए, मतलब कि आप पहले वाले जैसे सेकंड में गए थे तब अपन पहले वाले उठा कर लेकर आए थे, अब की बार क्या हो रखा है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो इसके अंदर से होना चाहिए थर्ड वाले के अंदर से, और इसके अंदर से जो ट्रांजिटिव एफडी है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, अगर आपका जो रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे बेस्ट रिलेशन माना जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है उसके अंदर भी दो कंडीशन को चेक किया जाता है। जैसे पहली कंडीशन आ जाती है कि एलएचएस का एट्रीब्यूट जिसमें से सी के बोले तो कैंडिडेट की, दूसरा नाम आ जाता है और दूसरा आ जाता है सुपर की, और तीसरा आ जाता है प्राइमरी की होने चाहिए। और आरएचएस में बात करें तो आरएचएस का एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए, वो ट्रू होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन आपकी फॉलो होगी, ठीक है। दूसरा अब आपने पढ़ा कौन सा, ये BCNF के बारे में बात करते हैं। BCNF की फुल फॉर्म क्या जाती है, BCNF की फुल फॉर्म आ जाती है बॉय कोडेड नॉर्मल फॉर्म इसको कहा जाता है, और इसके अंदर से आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म को तो फॉलो ही करवाया जाएगा। और इसके अंदर से LHS का एट्रीब्यूट होता है, उसमें कैंडिडेट की और सुपर की दोनों होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपने पढ़ी। अब इनको थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं कि कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करने के बाद में क्या पढ़ेंगे, इन तीनों चारों के बारे में हमने एक साथ पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आपको अलग हो जाएगा जैसे यहाँ पर लिखा गया है। तो पहला बात करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसके अंदर से क्या होता है कि जो एट्रीब्यूट होता है उसकी वैल्यू एटॉमिक होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर से सेकंड वाले में चलेंगे तो आपको 1NF को फॉलो करना चाहिए, कोई भी जो पार्शियल एफडी नहीं होना चाहिए। तीसरा बात करते हैं तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म को फॉलो करना चाहिए और कोई भी TFD नहीं होनी चाहिए। BCNF के बारे में बात करें तो इसमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म को फॉलो किया जाएगा, और FD में LHS में होगा जिसके अंदर से सुपर की और कैंडिडेट की होनी चाहिए। फोर्थ में बात करते हैं तो BCNF जो इस नॉर्मल फॉर्म को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और इसमें MB बोले तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ये सारी की सारी कंडीशन इसके अंदर से फॉलो की जा सकती है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, पर नाम आ जाता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो ग्रुप ऑफ ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर वर्क, ठीक है। और इसके अंदर से क्या होगा, जो डेटाबेस होगा वो आपका चेंज होगा, ठीक है गाइज। अब बात करेंगे छोटे से डायग्राम के अकॉर्डिंग तो उसके बारे में आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के अंदर से। इसके अंदर से क्या होता है कि एक कार्य को करने के लिए जितने सेट ऑफ ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है ना, उतने ही ऑपरेशन आपको सेट ऑफ ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए करनी पड़ती है, ठीक है। या फिर अपन कहें कि एक कार्य को करने के लिए जितने भी सेट ऑफ ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो सारे के सारे क्या कहेंगे अपन, एक सेट ऑफ ट्रांजैक्शन कहलाता है। अब बात करें तो डेटाबेस में जब भी ट्रांजैक्शन किया जाता है तो डेटाबेस के अंदर से क्या होता है, अपडेशन होने को देखने को मिल जाता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल बात करें अपन, देखो आप किसी के पास में पेमेंट सेंड करते हो, फ़ोनपे से पेमेंट सेंड करते हो, तो इसके अंदर से क्या होता है, सेट ऑफ ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाता है। पहले आपने किसी के पास में, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं, आपके खाते के अंदर से यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, छोटी सी टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये एक A है और ये एक B है, दो बंदे हैं। A के पास में क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं 1500 रुपये। कितने आएगा, इस 1500 रुपये आ जाते हैं। और B के खाते के अंदर से कितने हैं, यहाँ पर आ जाते हैं 2000 रुपये, ठीक है। दो खाते यहाँ पर देखा मैंने। अब किसने क्या किया, A है ना, ये भेजता है किसके पास में, B के पास में पैसे भेज देता है, कितने, 500 भेज देता है। तो इसके खाते में 500 यहाँ से कट गए और इसके खाते में आ जाते हैं 500 ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐड हुए तो कितने हो गए, 2500 रुपये। इतना समझ में आया गाइस।
साथ में इधर एक छोटा सा एग्जांपल बात करें तो यहाँ पर लिखा मैंने आर ए लिख दिया गया रिलेशन के साथ में, और ए के अंदर से मैंने क्या घटाया 500 घटा दिया, मतलब 500 उसको मैंने ऐड कर दिए गए थे, और बी के अंदर से यहाँ पर इस तरफ जोड़ दिए जाते हैं तो 500 इधर जोड़ दिए जाते हैं। जब टोटल आ जाता है इसका जो कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुली सक्सेस देखने को मिल जाता है, तो इसके जो खाते के अंदर से आएंगे आपको 1000 रुपये देखेंगे और इसमें आपको 2500 रुपये देखेंगे। ये सारा प्रोसेस को अपन कह सकते हैं क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन कहा जाता है। तो जो ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन ऑपरेशन 3 प्रकार से होता है। इसके अंदर से 3 आपको देखने को मिलेंगे, 3 ऑपरेशन देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा रीड, राइट और कमिट देखने को मिल जाता है। रीड के अंदर से क्या होता है कि डेटाबेस में डेटा को एक्सेस किया जाता है, यहाँ पर इसको एक्सेस किया गया। दूसरा बात करते हैं तो राइट के अंदर से क्या होता है, जो डेटाबेस था उस डेटाबेस के अंदर से पहली जो कंडीशन थी, देखो यहाँ पर फॉलो किया गया वो सारी चीज़ें। पहली कंडीशन यहाँ पर क्या किया गया, रीड किया गया, ठीक है। साथ में बात करें तो यहाँ पर क्या किया गया, उस पर परफॉर्म किया गया, राइट किया गया। और लास्ट में जो बात आती है कमिट, जो उसमें से आपने क्या लिखा था, आपका बैलेंस अपडेट हुआ था, ये यहाँ पर फॉलो हो गया, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन, ये तीसरा ऑपरेशन। इन तीनों ऑपरेशनों के अंदर से आपका जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो रीड, राइट और कमिट, ये चीज़ें मैंने बता दी गई। अब बात करते हैं अपन एसिड प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ पर आ गया एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें ना गाइस, तो यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है, जैसे एटमोसिटी हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, आइसोलेशन हो गया और ड्यूरेबिलिटी हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं एटमोसिटी। एटमोसिटी क्या होता है, एटमोसिटी के अंदर से बात करें तो डेटाबेस के अंदर से ट्रांजैक्शन या फिर सक्सेसफुल हो गया या फिर फेल्ड हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें एटमोसिटी के अंदर शामिल होती हैं। दूसरा बात करें इसी के साथ में कि डेटाबेस के अंदर से एक ट्रांजैक्शन है कि सभी ऑपरेशन सेव होंगे या फिर ट्रांजैक्शन का कोई भी ऑपरेशन आपके पास में सेव नहीं होगा, मतलब कि या तो अगले बंदे के पास में पैसे जाएंगे या फिर आपके पास में फेल्ड दिखा देगा। पहली कंडीशन होती है एटमोसिटी की, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जाता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि ट्रांजैक्शन को स्टार्ट होने से पहले और ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने के बाद में दोनों साइड के अंदर से जो मनी का जो सम इक्वल होता है, यहाँ पर अपने लास्ट में लिखा था कमिट, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है कंसिस्टेंसी के अंदर से। दूसरा बात करते हैं थर्ड वाला आई का, आइसोलेशन के बारे में। इसके अंदर से आपको क्या मिलेगा, सीरियल ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाता है। बोले तो पहले ट्रांजैक्शन बिहेव लाइक एज ए सीरियल ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। थर्ड बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी के बारे में। ड्यूरेबिलिटी के अंदर से क्या होता है कि डेटाबेस चेंज मस्ट ए परमानेंट, मतलब कि डेटाबेस के अंदर से जो वो चेंज होगा वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास में थे 1500 रुपये, मैंने पूरे वाला ऊपर वाला एग्जांपल बताया 1500 वाला, यहाँ से आपने उसके 500 भेज दिए गए। यहाँ पर अगले वाले के पास में कितने थे, 2000 रुपये थे, यहाँ पर 500 रुपये उसके ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पर उसके 2500 रुपये परमानेंटली सेव होगा डाटा के अंदर से, और यहाँ पर आपका 1000 रुपये ये रह गया। तो ये ड्यूरेबिलिटी की कंडीशन फॉलो हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला कौन सा पढ़ोगे, नेक्स्ट वाला बात करेंगे अपन ट्रांजैक्शन स्टेट। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन स्टेट होती हैं, उनको फॉलो किया जाता है, तो 6 ट्रांजैक्शन स्टेट होती हैं गाइज, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ये पहली जो कंडीशन होती है इसको बोला जाता है एक्टिव, क्या कहेंगे, एक्टिव स्टेट कहते हैं इसको। एक्टिव के बाद में बात करें तो दूसरा जाता है पैरेलल। पैरेलल से पहले अपन देख लेते हैं एक और जिसका नाम आ जाता है पार्शियल कमिटेड के नाम से। यहाँ पर लिखो पार्शियल कमिटेड, ठीक है। ये पार्शियल कमिटेड हो गया। यहाँ पर n-1 को फॉलो किया जाता है, वो आगे चीज़ें मैं बता दूंगा। यहाँ पर हो जाती है कमिट स्टेट। कमिट स्टेट के साथ में एक और बात करें तो यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है एक्टिव स्टेट से सीधे आप किस में चले गए, फेल्ड में, फेल्ड स्टेट, ठीक है। एक आ जाती है अबाउट स्टेट, ठीक है। और एक हो जाती है, कौन सी आती है, एक कंडीशन को बोला जाता है जिसके अंदर से डी एलोकेशन देखने को मिल जाता है, जिसको बोल सकते हो आप टर्मिनेटेड, ठीक है, टर्मिनेट स्टेट। ये सारी कंडीशन इसके अंदर से फॉलो की जाती हैं। सारी कंडीशनों के बारे में अपन देखेंगे किस प्रकार से काम होता है, किस प्रकार से काम नहीं होता। पहली कंडीशन लिख लो आप यहाँ पर, जैसे मैं पहले बता देता हूँ, ये तो अपन बाद में पढ़ेंगे। एक्टिव स्टेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक्टिव स्टेट में क्या होता है कि एक्टिव स्टेट में सीपीयू के द्वारा डेटा होता है वो हार्ड डिस्क से कहाँ पर लाया जाता है, रैम के अंदर से लाया जाता है, ठीक है। जैसे अपन किस में पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस पढ़ते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हो। आगे बात करते हैं, दूसरा जाता है पार्शियल कमिटेड स्टेट। पार्शियल कमिटेड स्टेट कौन सी आ जाती है, पहली ये फॉलो हो गई, दूसरी पर आते हैं। दूसरी का नाम आ जाता है पार्शियल कमिटेड स्टेट, जिसके अंदर से स्टेट के अंदर से n-1 ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ये वाले ऑपरेशन हो गए, ठीक है। जब चलते हैं थर्ड स्टेट,
थर्ड स्टेट का नाम आ जाता है कमिट स्टेट। इसके अंदर से क्या होता है, डेटाबेस के सभी ऑपरेशन परमानेंट रूप से हार्ड डिस्क में सेव हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर से रैम से निकला, रैम से निकलने के बाद में सारा काम रैम होकर बाद में हार्ड डिस्क में सेव हो गया कमिटेड स्टेट के अंदर से। 3 स्टेट हो गई। आगे बात करते हैं, नाम आ जाता है टर्मिनेटेड स्टेट, चौथी स्टेट। इसके अंदर से क्या होता है कि इस स्टेट में ट्रांजैक्शन सभी रिसोर्सेज को क्या करता देता है, डीअलोकेटेड कर देता है। ठीक है, 4 कंडीशन होगी। अब बात करते हैं, 5वां जाता है। 5वां कौन सा लिखोगे, 5वां यहाँ पर नहीं आएगा, 5वां आएगा ये कंडीशन। ठीक है, 5वां कंडीशन के बारे में बात करें, जो भी आपने प्रोसेस किया वो किसी कारण फेल्ड हो जाता है। ठीक है, किसी प्रॉब्लम के कारण, जैसे पावर सप्लाई हो गई वो सारा फॉल, नेटवर्क इशू आ गया, ट्रांजैक्शन फेल्ड दिखाने लग जाता है, वो सारी कंडीशन यहाँ पर होती हैं। छठा बात करते हैं, नाम आ जाता है, कौन सा जाता है, अबॉर्ट स्टेट के अंदर से। अबॉर्ट स्टेट के अंदर से क्या होता है कि इस स्टेट के अंदर से जो ट्रांजैक्शन होता है वो किल या फिर क्या हो जाता है, रीस्टार्ट के लिए कहा जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है आपका ट्रांजैक्शन। तो इन 6 ट्रांजैक्शन को फॉलो किया जाता है ट्रांजैक्शन स्टेट के अंदर से, याद रखना। अब बात करते हैं शेड्यूलर के बारे में। शेड्यूल क्या होता है उसके बारे में। शेड्यूल मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक तो सीरियल शेड्यूल होता है, एक पैरेलल शेड्यूल होता है। इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से काम क्या क्या होता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि सीरियल शेड्यूल के एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके 2 एडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्या मिलेगा कि यह हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, और दूसरा जाता है मोर सिक्योर, आपको देखने को मिल जाता है। डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो सीरियल शेड्यूल के अंदर से तो देखो वेटिंग टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा, थ्रूपुट इसके अंदर से कम मिलेंगे, सिस्टम परफॉर्मेंस आपको वीक मिलेगी। ये सारे के सारे आपको डिसएडवांटेज मिल जाते हैं सीरियल शेड्यूल के अंदर से। पैरेलल शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। तो पैरेलल शेड्यूल का जब जिक्र होता है, इसके अंदर से आपको क्या एडवांटेज क्या मिलेंगे, वेटिंग टाइम आपको कम मिलेगा, थ्रूपुट आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, और बात करें तो जो सिस्टम परफॉर्मेंस है वो आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगी और रिस्पॉन्स टाइम आपको कम मिलेगा। डिसएडवांटेज इसके अंदर से क्या जाता है कि एक ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, कौन कौन सी, जैसे एक कंडीशन आएगा कि इसके अंदर से इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और ज़्यादा कुछ खास इसमें मिलेगा नहीं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जो जावा का रिवीजन करना चाहते हैं वो भी लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जावा की क्लासेज अपन जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं।